Hello everyone. So in previous lectures we have discussed full converter, we have discussed about the half wave rectifier, we have discussed about the continuous conduction, we have discussed about the discontinuous conduction, we have discussed about the action of the freewheeling diodes और application of the freewheeling diode. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे भी वर्कआउट किया कि कैसे हम उसके न्यूमेरिकल के एनालिसिस करेंगे. उसके बाद आपको वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई थी कि आप कैसे सारे फार्मूलों का आप कैसे रिमेंबर कर सकते हो, आपको 3 to 4 आपको फार्मूले बताए गए थे. उसके बाद उसकी एनालिसिस आपको समझाई गई थी कि आप उस पर कैसे अच्छा वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 फेज रेक्टिफायर. बट इसको स्टार्ट करने से पहले जो इस पर्टिकुलर 3 फेज रेक्टिफायर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, दैट इज द एसी सेक्शन. ओके, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आपके 3 फेज सर्किट में आप कैसे वर्कआउट करते हो, क्योंकि 3 फेज सर्किट में जनरली 2 तरह के कनेक्शन अवेलेबल होते हैं. वन इज स्टार कनेक्शन एंड वन इज डेल्टा कनेक्शन. तो कनेक्शन की सबको इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टार कनेक्शन में आपके फेज वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन होता है. फेज करंट और लाइन करंट हमेशा इक्वल होती है. सिमिलरली डेल्टा कनेक्शन की अगर आप बात करते हो तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन हमेशा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हमेशा इक्वल होते हैं, जबकि फेज करंट और लाइन करंट में 1/√3 का एक रिलेशन आपके पास अवेलेबल होता है. तो ये बेसिक आइडिया सबको थोड़ा बहुत होता है कि किसी भी 3 फेज सिस्टम ये स्टार और डेल्टा ऐसे कुछ ऑपरेशंस आपके क्रिएट होते हैं. तो लेकिन इससे भी पहले अगर मैं बात करना चाहूँ कि एग्जैक्टली आपको अगर एसी सर्किट एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है कि जब मैं बोलूँगा कि इतने डिग्री से आपका लैग करेगा, इतने डिग्री से ये लीड करेगा, तो कुछ ऐसे एंगल्स जब भी आपके आते हैं तो आपको दिक्कतें महसूस होती हैं. तो इस पे आपको पहले से वर्कआउट होना चाहिए आपका कि मेरे पास एसी जो सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है उसका हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. तो मैंने इसीलिए एक छोटा सा इसको 3 फेज रेक्टिफायर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको इसको नॉलेज होना जरूरी है. अगर आपको इसको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको 3 फेज रेक्टिफायर में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है. तो यहाँ पे हमने आज एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फेजर्स. कंसेप्ट ऑफ फेजर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी एसी साइनसोइडल अगर आपके पास कोई वोल्टेज हो या कोई करंट आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको फेजर में कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. पहली चीज ये हो गई. दूसरा हम सीख सकते हैं कि आपके पास कोई भी वोल्टेज या करंट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें उनके लीडिंग या लैगिंग कंसेप्ट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि दिस वोल्टेज विल लीड, दिस करंट विल लैग. तो ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हम कैसे करेंगे. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फेजर्स. तो मेरे पास क्या है, एक टाइम डोमेन सिग्नल है. लेट्स अज्यूम इट्स सम टाइम डोमेन सिग्नल दैट इज इक्वल टू v ऑफ t इज इक्वल टू vm sin omega t plus minus theta. दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल. इट्स अ साइनसोइडल. चाहे आप कोसाइन ले सकते हो चाहे आप साइन ले सकते हो. दूसरा इसका क्या फॉर्म हो सकता था, या ये सिग्नल इस फॉर्म में हो सकता था v ऑफ t इज इक्वल टू vm cos ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा. तो हमारे पास जब भी मैं बात करूंगा एसी में तो एसी सर्किट्स में हमेशा ये 2 तरीके के सिग्नल आपको दिखाई देंगे. वन इज मे बी इट विल बी इन साइन फॉर्म और मे बी इट विल बी इन द कोसाइन फॉर्म. तो जो फेजर आप जो अगर इसका मैं फेजर लिखना चाहूं तो फेजर आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो. तो फर्स्ट में कहूंगा क्या, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखूंगा तो मेरे पास जो फर्स्ट सिग्नल है इसका अगर मैं फेजर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं Vm एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, प्लस माइनस थीटा. इज इट ओके. सिमिलरली अगर मैं कोसाइन के लिए लिखना चाहता हूं इन द सेम मैनर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो मैं क्या कहूंगा V बार इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा. इज इट ओके. दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, in terms of RMS values. तो RMS values के फॉर्म अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे हम लिख सकते हैं, this will be V bar, then V bar is equal to what is the RMS value of a sine wave. RMS value कितनी होती है, peak value divided by what, √2. तो मैं क्या लिख सकता हूँ Vm by √2 at an angle of plus minus theta.
इन द सेम मैनर अगर मैं इस सिग्नल को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, V bar इज इक्वल टू Vm बाई √2 इंटू प्लस माइनस थीटा। तो मेरे पास ये दो अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल हैं, या तो आप लिख सकते हो फेजर किसके लिए, कोसाइन सिग्नल के लिए डायरेक्टली लाइक दिस वन, ठीक है। सिमिलरली या तो आप फेजर लिख सकते हो किस फॉर्म में, आपके पास कोई साइन सिग्नल है आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। बट यहां ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं कि आप हमेशा और हमेशा जब भी आप कोई भी आप रेफरेंस ले सकते हो, अगर मैं कोसाइन को एज अ रेफरेंस में मानने वाला हूं क्या लिखने के लिए, फेजर लिखने के लिए, तो मैं हमेशा याद रखूंगा इस पॉइंट को कि मैं जब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिस भी सब्जेक्ट में एनालिसिस परफॉर्म करूंगा, मैं हमेशा और हमेशा कॉस के ही सिग्नल को मैं क्या लिखूंगा इन फॉर्म ऑफ फेजर, मैं फिर साइन में नहीं लिखूंगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मेरे पास कोई अगर साइन सिग्नल आ रहा होगा उसी टाइम पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा उसको कोसाइन में कन्वर्ट करूंगा, देन आफ्टर मैं उसका क्या लिखूंगा फेजर लिखूंगा। तो आप कोई एक सिग्नल अपने रेफरेंस के लिए हमेशा के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्सअप करोगे आप तो डेफिनेटली आपके जो सोल्यूशन अप्रोच होगा, जो आपका आंसर आने वाला होगा, मे बी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर पाना। तो हमेशा और हमेशा क्या याद रखना, सबसे पहला पॉइंट कि इन दोनों में से किसी एक को आप रेफरेंस लेके चलो, या तो आप कोसाइन को हमेशा फेजर फॉर्म में लिखोगे, अगर साइन में कोई सिग्नल आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, कोसाइन फॉर्म। अगर आप साइन को लेकर रेफरेंस चल रहे हो तो फिर आपके पास कोई क्या आएगा, आपके पास कॉस सिग्नल अगर आएगा तो पहले आप उसको कन्वर्ट करो साइन में, देन आफ्टर आप उसकी फेजर एनालिसिस आप करो। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि किसी एक फॉर्म में आप हमेशा लेके चलो, कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, कॉस ले लो चाहे आप साइन ले लो। जैसे मेरी अगर बात की जाए तो मैं किस चीज को हमेशा लेता हूं, ऑलवेज अ कॉस सिग्नल। तो मैं कॉस को लेकर चलता हूं, तो कॉस को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखो, चाहे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो आप आरएमएस वैल्यू। तो यहां पे फिर कंफ्यूजन अराइज होता है कि कहीं कहीं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में लिखा होता है, कहीं कहीं पे आरएमएस वैल्यू में लिखा होता है, तो आप इसमें बॉदर करने वाली कोई बात नहीं है, आप दोनों में कोई फॉर्म ऑप्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आप यहां पे लेते हो तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी आपके पास रिस्पांस आएंगे, अगर करंट के रिस्पांस की बात की जाएगी तो करंट जो भी निकल के आएगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ही फॉर्म में निकल के आएगी। इज इट ओके? अगर मैं इसको लेके चलता हूं, ये मैं इस फॉर्म में लेके चलूंगा, तो मेरे पास जो भी करंट निकल के आएगी सर्किट के अंदर वो कैसे फॉर्म की होगी, वो हमेशा और हमेशा आपको बताएगी आरएमएस वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप फॉर्म कोई सा भी लेके चलो, चाहे आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर्म लो, चाहे आप किस फॉर्म लो, आरएमएस वैल्यू फॉर्म लो, हमेशा और हमेशा दोनों से जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर्म लोगे तो हमेशा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ही फॉर्म में आएगा। अगर मैं करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे करंट की, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट। सिमिलरली अगर मैं आरएमएस को लेके चलूंगा और मैं करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी भी सर्किट के अंदर, तो जो भी मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी किस फॉर्म की आएगी, दैट इज ओनली द आरएमएस वैल्यू। सिमिलरली जब मैं पावर कैलकुलेशन में जाऊंगा और मैं V इंटू आई करूंगा तो मेरे पास जो भी पावर निकल रही होगी किस फॉर्म की निकल रही होगी, आपका मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के फॉर्म में निकलेगी आपकी। इज इट ओके? तो ये हमेशा ध्यान रखो, इसमें बिल्कुल बॉदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इस फॉर्म को लेकर चलूँ, मैं इस फॉर्म को ले चलूँ, कोई सा फॉर्म आप लेकर चलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट ओके? तो ये हुआ कि आपके पास कोई जब टाइम डोमेन सिग्नल दिया होगा आप उसको इस फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हो। बट अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूं या मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं और वहां पे टाइम डोमेन सिग्नल ना देखे आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या दिया होगा, आपका ऑलरेडी फेजर फॉर्म में अगर कोई चीज गिवन हो, लाइक अगर मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स एग्जाम में डायरेक्टली दे दिया कि V की वैल्यू जो है वो है 12 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो प्लीज आप केयर करोगे यहाँ पे, यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फेजर, तो आप हमेशा इस वैल्यू को हमेशा और हमेशा क्या मान चलोगे, आरएमएस वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती। जैसे अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई 3 फेज सिस्टम है, 220 सप्लाई है, तो उस 220 का आप क्या समझते हो, आप मशीन्स में और पावर सिस्टम आपको बताया जाता है कि जब भी आपके पास कोई सप्लाई गिवन होती है, मान लिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, तो 220 मतलब होता है दिस इज द लाइन टू लाइन आरएमएस वैल्यू। इज इट ओके? तो यहां पे भी आप क्या मानोगे, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू गिवन आपको होगी, हमेशा और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, इट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, ना कि मैक्सिमम वैल्यू।
तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप टाइम डोमेन से फेजर में खुद कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हो तो आप चाहे उसको पीक के फॉर्म में लिखो, चाहे आप आरएमएस फॉर्म लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर जो भी आएंगे, अगर पीक फॉर्म में होगा तो पीक में रिजल्ट देगा, अगर आरएमएस फॉर्म में आप लेके चलोगे तो आरएमएस में रिजल्ट देगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी फेजर फॉर्म में गिवन होगा तो हमेशा उसको क्या मान चलोगे, आप हमेशा आरएमएस वैल्यू मान के चलोगे, नहीं तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इज इट ओके? तो मैं अगर इसका टाइम डोमेन आंसर लिखना चाहूंगा, मेरे पास एग्जाम में कोई ऐसा सिग्नल दिया होगा और पूछ लिया आपसे, बताओ वीटी की वैल्यू कितनी आएगी, तो वीटी में क्या लिख सकता हूं, वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ऐसा कुछ रेफरेंस सिग्नल होता है। मैंने क्या हमेशा माना, मैं कॉस को हमेशा मान चल रहा हूं रेफरेंस अपना फेजर लिखने के लिए। तो मैं इस सिग्नल का अगर लिखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, वीएम की वैल्यू चाहिए ना, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ओनली। अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, तो मैं √2 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 12 √2 कॉस ओमेगा टी। कितना एंगल है, -60, तो यहाँ कितना होगा, दिस विल बी -60। तो आपको टाइम डोमेन सिग्नल कैसा मिलेगा इसका, लाइक दिस वन। इट इज नॉट करेक्ट अगर आप इसको ऐसे लिख दिए कॉस ओमेगा टी -60, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज जब भी आपके पास फेजर इटसेल्फ गिवन होगा क्वेश्चन में, हमेशा और हमेशा उसको आप आरएमएस वैल्यू लेके चलोगे, ना कि उसको मैक्सिमम वैल्यू। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। अब अगर हम बात करने चल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी दो सिग्नल अगर गिवन होंगे, आपको निकालना होगा उसमें कि लीड कितना करेगा, लैग कितना करेगा, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट मेरे को क्यों पड़ रही, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द 3 फेज रेक्टिफायर। तो यहाँ बार बार जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फेज वोल्टेज आएगा, यहाँ पे लाइन वोल्टेज आएगा। तो आप फिर से मैं वही कहूंगा, मैं कभी नहीं सजेस्ट कर सकता कि आप चीजों को याद रखो, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप 2 सेकंड में सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी लाइन वोल्टेज दे, कोई फेज वोल्टेज दे, कोई सा भी 2 सिग्नल दे आपको, कभी भी लीड या लैग अगर आपको निकालना होता है, आप बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी लाइक 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, आपके पास कोई साइन सिग्नल दिया होता है, फिर उसको बोलता है कॉस में कन्वर्ट करो, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या क्या परफॉर्म करते हो कि साइन का कब कब कॉस होता है, 90 प्लस थीटा करूं कि 90 माइनस थीटा करूं, कि 180 डिग्री प्लस थीटा करूं कि 180 डिग्री माइनस थीटा करूं, कि थीटा माइनस 90 करूं कि थीटा प्लस 90 डिग्री करूं। तो ऐसी लेंदी कैलकुलेशन से आपको हमेशा क्या करना है, आपको बचना है। अगर आप ऐसी लेंदी कैलकुलेशन से बचोगे, बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली यू हैव सम ट्रिक, you have a good command over the whatever you are studying here। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को मैं कितना इजी वे में पा सकता हूं। उसके लिए जरूर नहीं हर समय कन्वेंशनल अप्रोच ही अपनाया जाए जो आपकी बुक्स में दिया होता है या बहुत जगह ऐसा बताया जाता है। तो आप थोड़ा सा चीजों को हट के अगर देखना चाहोगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। तो चलो हम देखते हैं कि किसी भी चीज का कन्वर्जन करना हो या लीड या लैग, कुछ भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे उसके लिए आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे दो सिग्नल को हम कैसे कर सकते हैं, लीड या लैग कैसे चेक किया जा सकता है बहुत ही इजी मैनर में। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, दो सिग्नल में लेता हूं, VT समथिंग, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, 5 cos ओमेगा टी माइनस 70 डिग्री। इज इट ओके? नेक्स्ट सिग्नल मैंने ले लिया IT इज इक्वल टू -7 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। इज इट ओके? तो मैंने कुछ ऐसा लिया है, मैंने कुछ ऐसा सिग्नल ले लिया और मैं अब जानना चाहता हूं कि इसमें कौन वोल्टेज या करंट, किसमें से कौन सी क्वांटिटी लैग करेगी या लीड करेगी और कितने एंगल से लीड या लैग करेगी। तो आपको जब आप नेटवर्क पढ़ते हो आप, तो आपको बताया जाता है किन्हीं भी दो सिग्नल के बीच का अगर कंपैरिजन आप परफॉर्म करना चाहते हो, अगर मेरे पास दो सिग्नल है उनमें मैं जानना चाहता हूं कितना लीड या लैग करता है, तो दोनों सिग्नल को एक फॉर्म में रहना कंपलसरी होता है, चाहे तो वो साइन फॉर्म में रहे, चाहे तो दोनों सिग्नल किसमें होना चाहिए आपका, कोसाइन फॉर्म में। और मैंडेटरी चीज क्या होती है, किन्हीं भी दो सिग्नल का कंपैरिजन अगर मेरे को करना है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट दे मस्ट बी इन सेम फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। वेदर इट में भी वो दोनों ही सिग्नल आपके क्या रहे, या तो कॉस रहे या तो दोनों ही सिग्नल किस में रहे, आपके साइन में रहे, तो आप इजीली कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हो। ये तो पहली कंडीशन हुई।
दूसरी कंडीशन क्या होती है? दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ सिग्नल मस्ट बी पॉजिटिव. तो मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी? पहली क्या थी कि दोनों या तो साइन साइन में हो या किस में हो सकते हैं, आपके कॉस कॉस में, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, तब भी आप कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हो. दूसरी मस्ट कंडीशन क्या होती है? दीज आर द मस्ट कंडीशन. अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच. दिस इज नॉट माई अप्रोच. ये मेरा अप्रोच बिल्कुल नहीं है. मैं इस तरीके से कंपैरिजन कभी नहीं परफॉर्म करता. ये कंपैरिजन करने का ये कन्वेंशनल अप्रोच होता है. दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए. दिस इज पॉजिटिव, दैट्स वेरी नाइस. दिस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता. तो यहां पे अगर आप देखो इन दोनों सिग्नल में, तो दोनों ही सिग्नल इन दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहे हैं? आपके नहीं फुलफिल कर रहे हैं. दोनों क्या है आपके? सेम फॉर्म में नहीं. पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके पास? एक पॉजिटिव है, एक क्या है आपके पास? नेगेटिव है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को मैं क्या बनाऊंगा? पहले सेम फॉर्म में बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा? दोनों की ये एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो. तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, cos ओमेगा टी माइनस 70 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट वाले अगर सिग्नल मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं समथिंग किसमें क्रिएट करूंगा? समथिंग एक्सएम, और यहां क्या करूंगा? cos ओमेगा टी प्लस माइनस क्या? थीटा. अगर मैं इस सिग्नल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं दोनों में क्या कर सकता हूं? मैं दोनों में इजीली कंपैरिजन परफॉर्म कर सकता हूं कि कौन सा सिग्नल कितने डिग्री से लीड या लैग करेगा. बट आप बताओ मेरे को, अगर मेरे को माइनस साइन को प्लस कॉस करना हो तो मेरे पास कुछ न कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा ना. मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं याद कर पाता कि 90 प्लस थीटा करूं, कि 360 प्लस थीटा करूं, कि 180 डिग्री प्लस थीटा करूं, कि थीटा माइनस 90 करूं. मेरे को तो नहीं समझ में आता ये सब चीजें कैसे की जाती. ठीक है, और ना याद करने की जरूरत है क्योंकि मैं नहीं याद कर सकता. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो आपको भी सजेस्ट किया जाता है, आपको भी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों कन्वर्ट कैसे होंगे. आप डायरेक्टली भी कन्वर्जन कर सकते हो. तो यहां मैं क्या करूंगा? दोनों चीज आप सीख जाओगे कि इसको मैं इसमें डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं बिना कोई कैलकुलेशन के. ठीक है, कुछ भी नहीं याद रखना आपको. 90 प्लस थीटा करूं, थीटा माइनस 90 करूं, मैं क्या करूं इसके अंदर. ठीक है, दूसरा क्या कि इन दोनों में बिना कन्वर्जन किए मैं जान सकता हूं कि इनके बीच में कितना कौन लीड करने वाला, कौन लैग करने वाला. तो ये सारी चीजें आप बहुत इजी वे में कर सकते हो. और इसके लिए एक चीज हमेशा डिफाइन की जाती है. अगर आप बुक्स पढ़ते हो, हेट पढ़ते हो, कैमेली पढ़ते हो, आप अगर आप सैडकू पढ़ते हो, तो इन सब बुक्स में ये चीज दी हुई होती है, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो. ये अप्रोच जो मैं बताने जा रहा हूं ये हर बुक में दिया होता है. ठीक है, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो. तो यहां मैं क्या करने वाला हूं? मैं अपनाने वाला हूं कौन सा अप्रोच? फेजर अप्रोच. तो मैं क्या अपनाने वाला हूं? फेजर अप्रोच अपनाने वाला हूं कि इनमें मैं कैसे लीड लैग ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं. तो चलो देखते हैं. मेरे पास क्या है, मैं बना रहा हूं. दिस इज कॉस, दिस इज माइनस कॉस, दिस इज माइनस साइन, दिस इज साइन. तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां आपने माइनस क्यों लिखा. अरे ये मैंने लिखा ऐसा. ठीक है, ये कोई दिस इज नॉट अ जनरलाइज थिंग. ठीक है, ये कोई जनरलाइज थिंग नहीं होती. आप लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होगी, इससे जो आंसर आने वाला है वो 1000% क्या होने वाला आपका? एक्यूरेट होगा. बट अगर आप करोगे थीटा माइनस 90 और 90 माइनस थीटा साइन को कॉस या माइनस कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आई एम डैम श्योर कि अगर मेरे पास 10 बच्चे हो, 10 कैलकुलेट करें एक साथ, डेफिनेटली 2-4 का गलत हो नहीं होना है. ठीक है, तो ऐसी चीज पे हम जाते क्यों हैं जिसमें हमें चांसेस बढ़े कि मेरे पास मिस्टेक हो सकती है. मैं ऐसी चीज पे मूव ऑन करना चाहिए जिससे कि मैं जान सकूं मेरी चीजें आसान कैसे बन सकती हैं. तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम. क्या है मेरे पास? मेरे को बस यही जानना ना, कौन सा लीड करेगा, कौन सा लैग करेगा और कितने एंगल से लीड या लैग करेगा. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है आपका? नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव एंगल. एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है? हमेशा पॉजिटिव एंगल. इतना तो सबको पता है. नेटवर्क में आप लोग ये सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि क्लॉकवाइज जब चलोगे आप तो नेगेटिव एंगल लेते हो, आप जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आप क्या लेते हो? पॉजिटिव एंगल. तो जरा देखते हैं क्या क्या चीजें आप डायरेक्टली पुट करो, यू विल गेट योर आंसर राइट नाउ. ठीक है, कैसे? ये क्या है? पॉजिटिव कॉस. तो क्या है ये? पॉजिटिव कॉस. कितना डिग्री? -70. तो -70 चलना है. तो -70 मतलब क्या हुआ? माइनस मतलब हुआ क्लॉकवाइज. तो मैं क्लॉकवाइज 70 डिग्री चलूंगा ना, इट विल बी 70 डिग्री हियर. तो 70 डिग्री मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, उसका क्या नाम लिख दिया? VT. और ये कितना एंगल बन गया? दिस इज 70 डिग्री. इज इट ओके और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा.
नेक्स्ट क्या, माइनस साइन, तो माइनस साइन कहां पे है, दिस इज माइनस साइन, कितना डिग्री, प्लस 30। अगर ये प्लस 30 है, प्लस का मतलब क्या होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे 30 डिग्री चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस डायरेक्शन ना, तो ये कहां पे आ गया आपका, दिस इज समथिंग 30 डिग्री, दिस इज व्हाट IT, इज इट ओके और नॉट ओके। तो अब जरा देखते कौन सा लीड या कौन सा लैग, ये भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, मैं किसको रेफरेंस मानूं, किसी एक के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो ना कि ये लीड करेगा या लैग करेगा, किसको रेफरेंस मानूं, चलो मैं VT को रेफरेंस मान ले रहा हूं, तो मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं, VT इज रेफरेंस, VT मेरा क्या है आपका रेफरेंस है, तो VT के रिस्पेक्ट मेरे को जानना है करंट कितना लीड या लैग करने वाली है। तो आप जरा ध्यान से देखो, IT और VT तक पहुंचने के हमेशा दो रास्ते अवेलेबल होते हैं, एक रास्ता जरा देखो ध्यान से देखो, IT और VT पहुंचने के हमेशा कितने रास्ते होंगे, हमेशा दो रास्ते होंगे। तो जरा देखो IT और VT में एक रास्ता क्या हुआ आपके पास, दिस वन, ठीक है, दूसरा रास्ता क्या होगा, VT से IT तक मेरे पहुंचना है, तो दो रास्ते आपके पास हमेशा होंगे, एक क्या होगा आपका क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज इट ओके। तो मैं चलो देखता हूं, अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं तो मेरे क्या मिलता है, जरा ध्यान से देखो, VT को मैं लेके कहां जा रहा हूं, IT की तरफ लेके जा रहा हूं, VT मेरा क्या है आपका रेफरेंस है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप बताओ ना मेरे को क्या करने वाला हूं, ये कितना डिग्री एंगल क्रिएट होने वाला है, दिस इज 70, दिस वन इज हाउ मच 90, 90 प्लस 70 कितना होता है आपका, 90 प्लस 70 होता है 160, तो 160 ये हो गया, ये एंगल कितना 30, 160 प्लस 30 कितना होता है आपके पास, दैट इज 190 डिग्री, तो मेरे पास ये एंगल कितना हो गया 190 डिग्री, इज इट ओके। ये कैसी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज पॉजिटिव 190 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव मतलब हमेशा क्या होता है प्लस एंगल, नेगेटिव मतलब क्या होता है हमेशा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव मिलता है। दूसरा देखो जरा, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो मेरे पास क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाउ मच एंगल इट विल बी, दिस इज 70, दिस वन इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 90 कितना हो गया आपके पास 110, 110 ये एंगल कितना होगा 60, 110 प्लस 60 कितना होता है आपका 170 डिग्री, इज इट ओके। ये कैसा है क्लॉकवाइज एंगल, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको क्या लिखूंगा माइनस, तो प्लस एंगल मतलब होता है लीड और माइनस एंगल मतलब क्या होता है आपका लैग, तो मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे, IT जो है लीड कर रहा है VT को कितने एंगल से 190, देख रहे हो ना आप, दिस इज पॉजिटिव एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है हमेशा लीड, ये क्या है आपका नेगेटिव एंगल, तो ये क्या कहलाता है आपका लैग, तो मैं क्या कहूंगा पॉजिटिव एंगल कितना है प्लस 190, तो मैं क्या कहूंगा IT लीड कर रहा है VT से 190 डिग्री। नेक्स्ट में क्या कहूंगा, या मैं इसी को लिख सकता हूं, IT लैग कर रहा है VT से हाउ मच एंगल, दैट इज 170 डिग्री। तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, मेरे पास हमेशा सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, मैं कैसे भी चल सकता हूं। अगर कोई पूछे लीड या लैग कौन कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि IT क्या कर रहा है, लीड कर रहा है VT से 190 डिग्री, और IT यहां मैं कह सकता हूं IT लैग कर रहा है VT से कितने डिग्री से 170 डिग्री, इज इट ओके और नॉट। तो आपको लीड या लैग जानने के लिए केवल आपको कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जरा हम जल्दी जल्दी एक दो चीज और देखते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो मैं कोई सा सिग्नल लेने वाला हूं, VT इज इक्वल टू समथिंग 10 sin ओमेगा t प्लस 10 डिग्री, इज इट ओके। नेक्स्ट मैंने ले लिया IT इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा t माइनस 20 डिग्री, जरा देखते हैं कितना डिग्री लीड या लैग, तो चेक करते हैं, फटाफट बनाते हैं हम। दिस वन इज हाउ मच cos, this is minus cos, this is minus sin, this is sin. First signal is what? Plus sign. तो प्लस साइन कितना, दिस इज प्लस साइन, कितना डिग्री प्लस 10, प्लस 10 मतलब क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है दिस डायरेक्शन, तो मैं क्या कहूंगा दिस विल बी हाउ मच 10 डिग्री, दिस इज व्हाट VT। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं जरा IT की बात करता हूं, व्हाट इज दिस वन प्लस कॉस, तो अगर ये प्लस कॉस है कितना डिग्री माइनस 20, तो माइनस 20 मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना डिग्री चलना मुझको 20 डिग्री, तो मैं कितना चलूंगा 20 डिग्री, तो मैं कहां पहुंचूंगा दिस विल बी हाउ मच 20 डिग्री, दिस इज व्हाट IT। फिर से मैं क्या मान लूं, जिसको चाहो आप रेफरेंस मानो, तो मैं VT को फिर से रेफरेंस मान रहा हूं, तो VT मेरा क्या हो गया आपका रेफरेंस, VT मेरा क्या हो गया रेफरेंस। तो जरा चेक कर लेते हैं, VT से IT तक पहुंचने के दो रास्ते फिर से अवेलेबल होंगे। पहला रास्ता VT से IT आप ऐसे पहुंच सकते हो,
दूसरा रास्ता वीटी से आईटी आप ऐसे पहुंच सकते हो पूरा घूम के, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ, छोटा रास्ता अपनाना हमेशा आसान होता है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं हमेशा छोटे छोटे रास्ते, ठीक है। तो छोटा रास्ता आप ले सकते हो या बड़ा रास्ता लेना चाहते हो बड़ा रास्ता ले सकते हो, बट छोटा रास्ता आप लोगों को ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जरा देखो यहाँ पे VT से IT दिख रहा है ना, ये क्या है आपका कौन सी डायरेक्शन, अगर यहां से यहां चलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कितना एंगल बनेगा, दिस टोटल इज 90 में से कितना निकालना है मुझको, 20 ये 10 ये 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री निकल गया तो कितना बचा मेरे पास 60 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा दिस विल बी प्लस 60 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ जरा, अगर दूसरे रास्ते से आप चले होते VT से IT तक पहुंचना है कुल मिलाकर आपको, तो जरा देखते हैं VT से IT तक पहुंचना है मेरे को, तो मैं कहां से कहां तक पहुंच सकता हूं, दिस रास्ता ना, ये वाला रास्ता, दिस पाथ IT तक कितना एंगल होगा, दिस इज 10, दिस इज 180, 180 प्लस 10 कितना होता है आपका 190, 190 प्लस 90 कितना होगा 280, 280 और ये कितना 20 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 300 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा दिस विल बी माइनस 300 डिग्री। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पॉजिटिव हमेशा मैं क्या लिखता हूं, हमेशा और हमेशा क्या कहता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और पॉजिटिव मतलब होता है लीड और माइनस मतलब क्या होता है हमेशा लैग। तो मैं क्या कहूंगा IT लीड्स VT हाउ मच एंगल, दिस वन ना प्लस 60 डिग्री है ना, तो दिस वन हाउ मच 60 डिग्री। सिमिलरली यहां मैं लिख सकता हूं IT लैग्स VT हाउ मच एंगल, दिस इज हाउ मच 300 डिग्री। तो मैं कितना लिख सकता हूं 300 डिग्री। इज इट ओके? तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे मैं कभी भी चेक कर सकता हूं। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि देखते हैं कैसे कैसे चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं फिर से दो सिग्नल लेने वाला हूं, थोड़ा सा और अच्छा से लेता हूं सिग्नल जिसमें प्लस माइनस सब कुछ अवेलेबल हो। तो मेरे पास क्या है, एक सिग्नल है मेरे पास VT, दिस इज समथिंग माइनस 15 cos ऑफ ओमेगा t प्लस 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली कोई सिग्नल आप चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट IT इज इक्वल टू समथिंग माइनस 10 साइन ओमेगा t हाउ मच, दिस इज माइनस 10 डिग्री। इज इट ओके? तो चलो इसको देखते हैं कितना कितना पॉसिबल हो सकता है। पहली चीज तो ये बता दो, क्या इसका डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये कॉस है, ये क्या है साइन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दोनों एम्पलीट्यूड क्या है आपके नेगेटिव है, तो हमेशा एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और दोनों क्या होने चाहिए आपका एक फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन नहीं, और मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है वो सारी कंडीशन फॉलो करने की कि वो चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही करूंगा ना, तुरंत रिजल्ट आना है कॉस माइनस साइन, this is plus sign. How much time it will take? It will take nothing, ठीक है, but you will get a accurate result. It's a damn sure you will get a accurate result. तो मेरे पास क्या आने वाला है, this one is minus cos. Where is minus cos? This is minus cos. What is this one? Plus 60. Plus means what? Anti-clockwise direction. अगर ये anti-clockwise direction है तो anti मतलब क्या होता है आपका this direction ना, तो मेरे पास कितना मिला plus 60. This is what? VT, और ये एंगल कितना मिला आपके पास 60 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते जरा, IT की बात करते कितना है, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन मतलब माइनस साइन, ठीक है। ये कितना -10 ना, -10 का मतलब क्या हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक मतलब कौन सा डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है ना, तो क्लॉक कितना चलना मेरे को 10 डिग्री चलना, तो दिस वन इज हाउ मच 10 डिग्री, दिस इज व्हाट IT। मैं किसको रेफरेंस मानना चाहता हूँ, VT मानो, या आप IT मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। आप VT को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो मैंने फिर से क्या लिख दिया VT रेफरेंस, तो VT रेफरेंस हो गया। तो VT को पहुंचाना है IT तक, हमेशा दो रास्ते अवेलेबल होंगे। पहला रास्ता चलते हैं, VT से IT पहुंचने का जो पहला रास्ता दिख रहा है मेरे को, ये वाला एक रास्ता दिख रहा है। दूसरा रास्ता क्या दिखेगा, ये बड़ा वाला रास्ता। तो हमेशा दो रास्ते हमेशा अवेलेबल होंगे, बट आप क्या कह सकते हो, आप छोटे रास्ते को ऑप्ट करो, दैट विल गिव यू लेस अमाउंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पहला चलो चलते हैं, ये कौन सा रास्ता है, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं क्या कहूंगा, जो भी आएगा एंगल क्या लिखोगे आप पॉजिटिव। कितना एंगल आने वाला है जरा चेक कर लेते हैं, ये था टोटल 90 में 60 गया, कितना बचा आपके पास, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हो गया 30, ये कितना हुआ 90 और 30 कितना होता है आपका 120, और ये एंगल कितना बचेगा 80, 120 80 कितना होता है आपके पास 200। तो मैं क्या कहूंगा प्लस 200 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, अगर ये रास्ते चलता मैं, तो ये रास्ता क्या है आपके पास,
दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मतलब क्या आएगा आपका माइनस, तो मैं क्या लिखने वाला हूं आपका, दिस इज 60, दिस इज 90, 90 प्लस 60 कितना होता है आपके पास, दैट इज 150, 150 और 10 कितना होता है आपके पास 160, तो मैं कितना लिखूंगा माइनस 160 डिग्री, तो मैं यहां क्या लिखूंगा IT लीड्स VT कितना प्लस, लीड का मतलब क्या होता है प्लस, हाउ मच एंगल दिस इज 200 डिग्री, 200 डिग्री। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, और इसी को मैं लिख सकता हूं IT लैग्स VT हाउ मच डिग्री, कितना है आपके पास 160 डिग्री। तो आप कभी भी लीड या लैग आपको चेक करना होगा, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, फिर मैं दोनों बीच का एंगल चेक करने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा ये एक्यूरेट रिजल्ट ही देने वाला है। इज इट ओके? तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे परफॉर्मेंस आप क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि आप लोग करते हो, ठीक है, आपके पास अगर दो सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिए होंगे, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जैसे मैंने कहा मैं फॉलो क्या करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा Vm cos ओमेगा t प्लस माइनस थीटा या Im cos ओमेगा t प्लस माइनस थीटा, तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हर एक सिग्नल को आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई कंपैरिजन करना होगा या कोई एनालिसिस परफॉर्म करनी होगी, हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात, जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आओगे तब तक आप उसका फेजर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फेजर के लिए सिग्नल कैसा होना चाहिए, Vm cos ओमेगा t प्लस माइनस थीटा या Im cos ओमेगा t प्लस माइनस थीटा। मैंने कहा या तो साइन लेके चलोगे या तो कॉस, मैं क्या लेके चल रहा हूं कॉस हमेशा, तो आप भी एक ही लेके चलोगे, या तो कॉस ले लो हमेशा के लिए, तो फिर जिंदगी भर कॉस ही रखना। अगर मैं साइन ले रहा हूं तो जिंदगी भर क्या रखूंगा, हमेशा साइन को रखूंगा। ये नहीं कि किसी बुक में ऐसा सोल्यूशन दे दिया साइन को ले लिया है फेजर लिखने के लिए, तो आप साइन को फिर उसी तरीके से लिखने लगोगे। स्टिक टू योर कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट्स पे हमेशा क्या करो, स्टिक रहना सीखो, उससे बॉदर मत करो कि दूसरे ने क्या सोल्यूशन दिया इसने क्या दिया, आपका भी वही आंसर आने वाला है। बट यू हैव टू ट्राई अ जनरल अप्रोच, हमेशा एक जनरल अप्रोच अपनाने की कोशिश किया करो। चीजें अगर जनरलाइज हो जाएंगी, ये चीज हर जगह लग सकती है, तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। इज इट ओके? तो चलो देखते हैं जरा, हमको अगर कन्वर्जन करना होगा तो हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को आप फेजर में डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा फेजर अगर मेरे को लिखना है किसी भी टाइम डोमेन साइनसॉइडल सिग्नल का, वेदर इट इज कॉस वेदर इट इज अ साइन, मैं रेफरेंस हमेशा क्या लेके चलूंगा, कॉस को हमेशा क्या मान रखा हूं माई बाप, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉस सिग्नल है तो कॉस सिग्नल को ही मैं फेजर में कन्वर्ट करूंगा। अगर साइन को कन्वर्ट करना होगा तो मेरे को किस में पहले कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा, कोसाइन में। लेकिन मुझको ऐसा कुछ करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं बहुत सारी चीजें आसानी से लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि स्टैंडर्ड सिग्नल किस फॉर्म में होना चाहिए, मैं VT ले लिया कोई सिग्नल, दैट इज इक्वल टू 15 cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, लेट्स अज्यूम इट इज लाइक सम सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया दिस इज V2t इज इक्वल टू माइनस 10 cos ऑफ ओमेगा t माइनस 60 डिग्री। नेक्स्ट में ले लिया V3t इज इक्वल टू हाउ मच 10 sin ओमेगा t प्लस 10 डिग्री। नेक्स्ट में ले लिया V4t इज इक्वल टू माइनस 5 sin ओमेगा t माइनस 180 डिग्री। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते जरा, V5 ले लिया, V5t इज इक्वल टू कुछ बचा और कॉम्बिनेशन, आई थिंक आई हैव डन एवरी कॉम्बिनेशन, ओके। तो मेरे पास ये 3-4 तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। या तो प्लस कॉस होगा, या तो माइनस कॉस होगा, या तो प्लस साइन होगा, या तो माइनस साइन होगा। tan और sec ये cosec इन सब का नहीं लिखा जाता फेजर, इट इज ओनली फॉर द साइनसॉइडल सिग्नल। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या है, इतने फॉर्म्स हैं। तो आप बताओ मेरे को फेजर अगर मुझको लिखना है तो फेजर लिखने के लिए मेरे पास क्या मैंने बताया था, फेजर के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, कोई भी सिग्नल हो v ऑफ t Vm sin ओमेगा t प्लस माइनस थीटा, तो मैं इसका फेजर दोनों फॉर्म लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट क्या लिख सकता हूं मैं, v बार इज इक्वल टू Vm, सॉरी मैं हमेशा क्या लेके चल रहा हूं, कॉस को हमेशा रेफरेंस ले रहा हूं, तो मैं कॉस को हमेशा मान चलूंगा, Vm एंगल ऑफ प्लस माइनस थीटा, या मैं लिख सकता हूं v बार इज इक्वल टू Vm बाई हाउ मच √2 एट एन एंगल ऑफ प्लस माइनस थीटा। मैंने बताया था आपको कि अगर टाइम डोमेन से फेजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप चाहे Vm लो चाहे आप Vrms लो, Vm अगर आप लेते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा मैक्सिमम के फॉर्म में आएगा। अगर आप RMS वैल्यू लेने वाले हो तो आपका जो भी रिजल्ट आने वाला है किस फॉर्म में आने वाला है, हमेशा RMS वैल्यू। तो फर्क बस इतना पड़ने वाला है,
ठीक है। बट अगर कहीं फेजर इटसेल्फ गिवन होगा तो हमेशा क्या होगा वो, दैट इज ऑलवेज द आरएमएस वैल्यू। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं और सबका फेजर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं मेरे पास कौन सा सिग्नल है, फर्स्ट वन। फर्स्ट देखो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस वीएम कॉस ओमेगा टी इतना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 15 एट एन एंगल ऑफ कितना एंगल, प्लस 90, तो प्लस 90। या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 15/√2 एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री। ये हुआ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर्म में, वो किस में हुआ आपका आरएमएस की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं जरा नेक्स्ट सिग्नल की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट सिग्नल मेरे पास क्या है, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस का मैं फेजर डिफाइन नहीं कर सकता, माइनस कॉस का फेजर डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन किसके लिए फेजर, दैट इज प्लस वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो कॉस के पहले वाला टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज द मस्ट कंडीशन। तो अगर ये मस्ट कंडीशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को सबसे पहले प्लस कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, इसको प्लस कॉस अगर मैं करना चाहता हूं तो प्लस कॉस करने के लिए फिर से वही सब करना पड़ेगा आपको। 360 डिग्री प्लस करूं कि 180 डिग्री प्लस थीटा करूं कि क्या करूं कि मेरा वो प्लस कॉस बन जाए। तो ऐसा अगर आप करते हो हमेशा कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि मैंने सही किया गलत किया, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन रखने नहीं आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कैसे अप्रोच करूंगा, फेजर से अप्रोच करने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट सिग्नल की मैं सेकंड सिग्नल की मैं बात करने वाला हूं। तो मेरे पास क्या है, मुझे क्या फाइनली चाहिए, अल्टीमेटली मुझको प्लस कॉस ही चाहिए ना, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, दिस इज कॉस, दिस इज माइनस साइन, दिस इज साइन, दिस इज व्हाट, माइनस कॉस। मेरे पास कैसा सिग्नल ये, दिस इज अ नेगेटिव कॉस। तो अगर ये नेगेटिव कॉस है तो वेयर इज नेगेटिव कॉस, दिस इज नेगेटिव कॉस। कितना डिग्री इसके पास है, -60। -60 का मतलब क्या बताया था मैंने, माइनस का मतलब होता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज चलना है तो माइनस कॉस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दिस डायरेक्शन, दिस वन। तो मेरे पास कहां पे आएगा सिग्नल, ये कहीं आएगा, दिस विल बी हाउ मच, 60 डिग्री। तो ये हुआ V2t। लेकिन मुझको क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, प्लस कॉस चाहिए ना। तो प्लस कॉस चाहिए तो कॉस को पकड़ो और VT तक पहुंचा दो। कॉस को VT तक बस पहुंचाना है। तो कॉस को VT तक अगर मुझको पहुंचाना है तो मेरे पास दो रास्ते हमेशा होंगे। पहला, कॉस यहां से यहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कॉस ऐसे चल के भी पहुंच सकता है। हमेशा दो रास्ते होंगे, एक होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम एक सर्किल मूव करने वाले हैं। इज इट ओके? तो मेरे पास क्या, अगर मैं इस रास्ते को चलता हूं तो मुझे कितना एंगल मिलने वाला है, 90। ये कितना, 30 डिग्री। कितना मिला, 9 3 12, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 120 डिग्री। ये कैसा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं ये रास्ता अपनाया होता तो मुझको कितना एंगल मिलता, दिस इज 180 और ये कितना 60। 180 प्लस 20 200, 200 एंड प्लस 40 हाउ मच, 240 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। कैसा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, -240 डिग्री। इज इट ओके? तो मैं क्या कह सकता हूं कि मुझको कॉस को यहीं तक पहुंचाना था, बस इतना ही तो करना था मुझको। तो मैं इसी सिग्नल को क्या लिख सकता हूं, प्लस 10 कॉस ओमेगा टी। कितना है, प्लस का 120 डिग्री भी लिख सकता हूं और दूसरा क्या लिख सकता हूं, माइनस का भी 240 डिग्री लिख सकता हूं। दोनों वैल्यू सेम निकल के आनी है। तो मैं क्या कहूंगा, प्लस का 120 चाहे लिखो आप या क्या लिख सकते हो, और 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 240 लिखो। दोनों ही आंसर क्या माने आपके, वैलिड माने जाएंगे। तो मैं इसका फेजर अब तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ना, ठीक है। अब मैं अगर डायरेक्टली कहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका फेजर, जल्दी से बताओ क्या लिख सकता हूं इसका फेजर, दैट इज 10 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री और 10/√2 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली इसका फेजर अगर मुझको लिखना हो क्या लिख सकता हूं, 10 एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, -240 और 10/√2 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, -240 डिग्री। One is in the form of maximum amplitude and second one is in the form of what, in RMS value। तो चाहे इसका फेजर आप ये लिखो या क्या लिख सकते हो, ये लिखो, दोनों ही आपको हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे, किसी से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला। सिमिलरली अब आप बताओ मुझको, अगर मुझे इस सिग्नल का लिखना, दिस वन V3, तो V3 के लिए जरा देखो, फिर से मैं ड्रॉ कर दूं V3 के लिए, कॉस माइनस कॉस साइन माइनस, दिस इज प्लस साइन, ठीक है। अब मैं इतना फिर से नहीं करूंगा, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये क्या प्लस साइन है तो प्लस साइन, ठीक है। हाउ मच एंगल, 10 डिग्री, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब क्या होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी मतलब क्या होता है आपका, प्लस साइन से एंटी मतलब दिस डायरेक्शन ना, तो कितना डिग्री बनेगी, दिस इज 10 डिग्री, दिस इज V3t। तो मुझको क्या चाहिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, प्लस का कॉस वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा लिखना है ना।
तो मैं क्या करूंगा, कॉस को V3 तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, बड़ा रास्ता, ठीक है। तो छोटा रास्ता अगर देखते हैं तो छोटा रास्ता, ये एंगल कितना है आपके पास, ये 10 हो गया, ये 90 टोटल है, 90 में से 10 गए, कितना बचा आपके पास 80 डिग्री। ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन से ऐसे चलता तो मुझको कितना मिलता, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना होता है आपके पास 270, 270 और ये कितना 10 डिग्री, 280 डिग्री, तो मैं क्या लिखता 280 डिग्री। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या लिखता प्लस, तो मैं इसका फेजर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं आपका, पहला 10 एट एन एंगल ऑफ हाउ मच -80, इज इट ओके। या मैं क्या लिख सकता था, और 10/√2 कितना एट एन एंगल ऑफ हाउ मच -80 डिग्री। दूसरा अगर ये वाला में लिया होता तो मैं क्या लिख सकता था, और 10 एट एन एंगल ऑफ हाउ मच +280 डिग्री, और 10/√2 एट एन एंगल ऑफ हाउ मच +280 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली चीजों को लिख सकते हो कि चीजें मेरी कितनी आने वाली है, इज इट ओके, ठीक है। थर्ड सिग्नल का अगर मैं बात करूं, V4t की बात करूं, तो V4t का आप देखो ना, 2 सेकंड में आप बता सकते हो कितना आएगा, कितना है cos minus sin, this is what sin, this is what minus cos, what is this one minus sin, this is what minus sin, कितना है -180 डिग्री। -180 डिग्री का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक का मतलब होता है ये कितना डिग्री चलना है आपको 180, तो कहां पहुंचोगे आप, यहां पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, यहां से चल के ये 180 यही तो आएगा, इज इट ओके। तो ये सिग्नल कौन सा हो गया, V4t। मेरे को क्या चाहिए, cos चाहिए ना, तो cos को यहां V4 तक पहुंचाना है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, तो पहला अगर मैं चलता कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री। कैसी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक का मतलब हमेशा क्या होता है आपका माइनस, ठीक है। अगर मैं इस रास्ते से चलता तो मुझको क्या कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना डिग्री 90 + 90 180 + 90 कितना होता है आपके पास 270, तो मैं क्या लिखता प्लस का 270। तो बताओ मुझको इसका डायरेक्ट क्या लिखते हैं आप आंसर, 5 एट एन एंगल ऑफ -90, और अगर मैं आरएमएस वैल्यू में लिखता 5√2 एट एन एंगल ऑफ व्हाट -90। सिमिलरली दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखता, और 5 एट एन एंगल ऑफ +270 डिग्री, और 5/√2 एट एन एंगल ऑफ व्हाट +270 डिग्री। तो आप कभी भी बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे, पॉइंट हमेशा क्या है, हमेशा पॉइंट याद रखने वाला है कि आप रेफरेंस हमेशा एक रखो, या तो आप साइन को लेके चलो सब कुछ, या तो आप किसको लेके चलोगे, आप कोसाइन को, ठीक है। और किन्हीं भी दो सिग्नल का अगर कंपैरिजन आपको क्रिएट करना है, क्या करोगे, दोनों या तो साइन फॉर्म में हो, या तो दोनों किस में होने चाहिए, कोसाइन फॉर्म होनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड उसका क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। दीज आर मस्ट कंडीशन टू कंपेयर टू सिग्नल्स, ठीक है। तो जब भी लैगिंग या लीडिंग की बात करेगा, क्या आपको जरूरत है कंपैरिजन करने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं कंपैरिजन करने की, या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फेजर से आप क्या कर सकते हो, आप सीख सकते हो कितना लीड या लैग करने वाला है, इज इट ओके। सिमिलर अगर फेजर मुझको लिखना होगा, किसी भी साइनसोइडल टाइम डोमेन सिग्नल का मुझको फेजर लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा उनको हमेशा और हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। मेरा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, cos ओमेगा t ± थीटा है, तो मैं हमेशा पॉजिटिव cos ओमेगा t ± थीटा बनाऊंगा। थीटा कैसे बना सकता हूं, आप जस्ट ड्रॉ करो और cos को क्या पकड़ो, पॉजिटिव cos के पकड़ के उस सिग्नल तक लेके जाओ। उस सिग्नल तक पहुंचने का हमेशा दो रास्ते आपको दिखाई देंगे, एक क्या होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा हमेशा क्या होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस एंगल देगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा एंगल देगा आपके पास, पॉजिटिव एंगल, इज इट ओके। चाहे आप फेजर को इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखो, चाहे आप फेजर को इन टर्म्स ऑफ किस में लिखोगे, आप आरएमएस वैल्यू में आप लिख सकते हो। तो ये आपका इशू है कि आप मैक्सिमम में लेके चलना चाह रहे हो, आप किस में लेके चलना चाह रहे हो, आरएमएस में लेके चलना चाह रहे हो। अगर रिजल्ट्स आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम दो, ठीक है, बाद में उसको आरएमएस में कन्वर्ट कर दो। या तो आप पहले से ही आरएमएस लेके चलोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट आएंगे वो ऑलरेडी आरएमएस में ही निकल के आने वाले हैं, इज इट ओके। फिर अगर कोई आपके पास, मैंने बताया आपको क्या, अगर कोई ऑलरेडी फेजर आपको दिया होगा, पहले से ही लिखा होगा, लाइक 12 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री ऑलरेडी फेजर लिखा हुआ है, हमेशा और हमेशा उसको क्या समझोगे आप, 12 को क्या समझोगे आप, मैक्सिमम कभी नहीं समझोगे, हमेशा उसको क्या समझोगे आप, आरएमएस वैल्यू। अगर ये आरएमएस है, अब उसका टाइम डोमेन पूछेगा तो आप रेफरेंस हमेशा क्या लेके चल रहे हो, कॉस लेके चल रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो, 12 एट एन एंगल ऑफ व्हाट 12 cos ओमेगा t प्लस जो उसका एंगल होगा उतना एंगल आप लिख सकते हो। बट जो
कोसाइन में आप जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो वो आरएमएस का हमेशा कितना होता है, √2 टाइम्स। तो आप क्या लिखो फाइनली 12 √2 cos ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी उसमें एंगल आपका मेंशन होगा। तो ये क्या था आपका, ये एक बेसिक अप्रोच था कि आप लीड लैग, आपको फेजर अगर वैल्यूज दी हुई होंगे तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो कि ये चीज इतना इतना आपका लैग करेगा, इतना लीड करेगा, इसका फेजर इतना होगा और इसकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कुछ आप परफॉर्म करोगे। तो आप अगर ये अप्रोच अपनाते हो, ये सारी चीजें आप अपनाते हो, तो आपको कभी भी नहीं टफ हो सकता कि आप किसी भी साइन या कोसाइन का आप हमेशा उसमें दिक्कत महसूस करो कि इसका फेजर क्या आएगा, इसका कोसाइन को साइन में कैसे कन्वर्ट करूं, 180 करूं कि 360 करूं कि 90 प्लस थीटा करूं कि माइनस को प्लस कैसे बनाऊं, प्लस को माइनस कैसे बनाऊं। इतना सब कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू हैव अ सच टाइप ऑफ अप्रोच, डेफिनेटली यू कैन डू द थिंग्स इन अ बेटर वे एंड इन अ इजी मैनर विद 10,000+% व्हाट एक्यूरेसी। इट्स अ डैम शो। बट जब भी अपने तरीके अपनाते हो तो हमेशा क्या होता है, डेफिनेटली यू हैव डाउट, आपको हमेशा डाउट रहता है कि मेरा सही होने वाला है, गलत होने वाला है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको कभी डाउट क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपको सही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का अप्रोच को आपको क्या करना है, हमेशा अपनाना है और इसको आपको क्या करना है, हमेशा फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शंस में कैसे इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। ये क्यों बताया गया आपको कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे इन 3 फेज सिस्टम। इज इट ओके? तो चलो हम बढ़ते हैं, स्टार और डेल्टा की हम बातें करेंगे कि कैसे कैसे उसको हम पॉसिबल बना सकते हैं। ओके